दोस्तों, आज की कहानी है 16 साल की कुंवारी लड़की, 70 साल का ओझा बाबा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शारदा बाबू एक बैंक में कर्मचारी थे। शहर से थोड़ी दूर पर उनका गांव था। उनकी पत्नी ज़्यादातर अपने गांव में ही रहती थी। उनकी बेटी पुनीता करीब 16 या 17 साल की रही होगी। प्राइवेट हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। शारदा बाबू के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा राजेंद्र कादीपुर ब्लॉक में विकास अधिकारी था। शारदा बाबू के मकान की छत से लगी हुई मेरी भी छत थी। मैं भी बैंक में ही टाइपिस्ट थी। एक दिन पुनीता खुश मेरे पास आई। भाभी जी, भैया की शादी तय हो गई है। सुना है कि भाभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। कल हम सब लोग शादी में गांव जा रहे हैं, आप भी चलिए ना। तू जा बेटी, मेरी छुट्टियां थोड़ी ही हैं। कहकर मैंने उसे टाल दिया। सबसे छोटी और इकलौती बेटी होने के कारण पुनीता अपने माँ बाप और भाइयों की बहुत दुलारी थी। बड़ा भाई राजेंद्र उसे बहुत प्यार करता था। जब भी वह गांव से आता, भाभी लाने की बात चलने पर वह उसे बड़ी प्यार से थपथपा कर कहता, बहुत जल्दी आएगी तेरी भाभी। आते ही पहले ही दिन उसको समझा दूंगा मैं। देखो भाई, पुनीता मेरी प्यारी बहन है। इसे एक शब्द भी कभी कड़ा मत कहना। मेरे बच्चे की तरह है यह। पुनीता यह सुनकर खुश से नाच उठती। यही कारण था कि भाभी के आने की बात सुनकर उसका तन मन खुशी से नाच उठा था। पुनीता को कई बार टाइफाइड हो चुका था। उसका मस्तिष्क बीमारी के कारण कुछ कमजोर हो चला था। यही कारण था कि शारदा बाबू परेशान होकर स्कूल में कई बार फेल होने पर उसको प्राइवेट परीक्षा ही दिला रहे थे। तीसरे दिन गांव से लौटकर पुनीता अपने स्वभाव के अनुसार मेरे पास आई तो उसके गुलाबी हंसमुख चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। आंखें ऐसी लग रही थी जैसे रात भर कोई भयानक स्वप्न देखा हो। उसके खूबसूरत चेहरे पर पीड़ा फैली हुई थी। कैसी है तेरी भाभी? खूब मजा आया होगा ना? मेरे लिए मिठाई लाई है? मैंने प्यार से पूछा। मिठाई? कभी नहीं। नई भाभी जो आ गई है, अब मिठाई कभी नहीं मिलेगी। भाभी जी ने मुझे बहुत डांटा। मुझसे दाल में ज्यादा हो गया था। अरे हाँ, नमक ज्यादा हो गया था। तब भी भैया और भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? क्या नदी में कूद पड़ूं? कहकर उसने मुझे झिझोड़ दिया। पुनीता, तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। किसी भी छोटी सी बात का इतना बुरा नहीं मानते। मेरी तबीयत ठीक नहीं मालूम देती है। अरे तुझे तो तेज बुखार भी है, जाकर आराम कर। मेरे कहने पर पुनीता चली गई और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को मैं दफ्तर से लौटकर कमरे में आई ही थी कि शारदा बाबू के घर से चीख और फिर बहुत शोरगुल सुनाई देने लगा। मैं चाय पीना भूलकर उनकी छत से लगी मुड़ेर पर जा खड़ी हुई। शारदा बाबू की छत का दृश्य बहुत ही बुरा था। तिमजिले की छत के किनारे पर बैठी पुनीता पागलों की तरह चीख चीख कर नीचे कूदने का प्रयास कर रही थी। वह कभी हंसती, कभी रोती, कभी अपना सिर झटक झटक कर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, नीचे वहीं बुला रहा है। मैं नहीं कूदूंगी तो वह मुझका खा जाएगा। वह हिंदुस्तान का राजा है, मुझे बहुत चाहता है, छोड़ दो मुझे। हाँ हाँ हाँ। पुनीता को एक तरफ उसके पिताजी और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेंद्र पकड़े हुए थे। पुनीता की आंखें लाल सुर्ख और फूली हुई थी। शायद उसे अब भी तेज बुखार था। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर पूरे पागलपन के लक्षण थे। उसको किसी प्रकार खींचकर शारदा बाबू नीचे ले गए और कमरे में बंद कर दिया। पुनीता की माँ जार जार रोती हुई बोली, बहन जी, सुबह से यह कुछ बाकी बातें कर रही थी। मैंने सोचा गांव में किसी से किसी बात पर नाराज होकर बड़बड़ा रही होगी, लेकिन दोपहर के 12 बजते बजते यह खूब जोर जोर से रोने लगी और बाहर भागने लगी। दरवाजे पर ताला लगा दिया तो सीढ़ी से चढ़कर 3 मंजिले पर भागी। इसके पिताजी ने किसी काम के कारण छुट्टी ले रखी थी, नहीं तो अनर्थ हो जाता। पुनीता कूदकर आत्महत्या कर लेती। लड़की की जात, अब मैं क्या करूं बहन जी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
आप तो बताइए ना कोई उपाय। यह कहकर पुनीता की माँ दीनहीन सी बिलख पड़ी। स्वाभाविक ही था कि खूबसूरत जवान लड़की देखते ही देखते न जाने क्यों अपना संतुलन खो बैठी थी। आप घबराइए नहीं, मुझे तो लगता है कि इसे किसी बात का धक्का पहुंचा है। कुछ दिमाग कमजोर तो है ही इसका, बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी। इसको जल्दी ही इलाहाबाद या लखनऊ ले जाकर किसी मानसिक इलाज कराने वाले डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। इसकी ज़िंदगी आपको बचानी है तो जल्दी ही किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाइए। अभी मैं पुनीता की माँ को सुझाव दे ही रही थी कि सामने रहने वाले नए किराएदार पंडित जी हाँफते हाँफते आ पहुँचे। भाभी जी, काम हो गया, ओझा महाराज मिल गए। जरा सी देर में ही पुनीता ठीक हो जाएगी। पंडित जी अपने शब्दों में करुणा भरकर बोल रहे थे, किंतु उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल रही थी। एक क्षण चुप कर वह अपनी आंख के कोरों को पोंछने लगे। भाभी जी, आप देर मत कीजिए। दान दक्षिणा जो कुछ भी ओझा महाराज मांगे वह सब पूरा करके अपनी बिटिया के प्राण लौटा लीजिए। इतनी खूबसूरत इकलौती बेटी है आपकी, इसके लिए तो लाखों न्यौछावर किया जा सकता है। इसकी हालत देखकर तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। कहकर अपनी लंबी चोटी ऐंठते हुए पंडित जी मुंह पोंछकर धीरे से मुस्कुरा उठे, जिसे मेरे सिवा और कोई न देख सका। पंडित जी के हृदय में बेटी के लिए इतनी करुणा देखकर पुनीता की माँ को विश्वास हो गया कि ओझा महाराज अवश्य उसकी बेटी के अंदर का भूत पिशाच अपनी मुट्ठी में लेकर कि उसकी बेटी को स्वस्थ कर देंगे। पंडित जी सबको लेकर नीचे उतर गए। मैंने उन्हें रोककर समझाना चाहा, किंतु इस समय तो उन लोगों पर पंडित और ओझा महाराज का पूरा विश्वास जम चुका था। जिज्ञासावश मैं भी छत पर से ही उनके आंगन का नजारा देखने लगी। खद्दर का कुर्ता धोती, सिर पर पीली पगड़ी, 1 फुट लंबी तोद, कंधे पर लाल अंगोछा और बड़ा सा लटकता झोला, ऐंठी सी खिचड़ी मूछे और एक आंख पत्थर की, ऐसे थे ओझा महाराज। उसकी मनहूस की सूरत देखकर पहले शारदा बाबू ने पत्नी को आंख के इशारे से मना किया, किंतु उन पर तो जैसे कोई जादू डाल दिया गया हो। ऐसी दृष्टि से उन्होंने शारदा बाबू को घूरा, जैसे कह रही हो, चुप रहो, पैदा तो मैंने किया है, फिर भला तुम क्यों जाने संतान का दर्द, मरता क्यों ना करता। बेचारे शारदा बाबू चुप हो गए। अब ओझा महाराज ने अपना काम आरंभ किया। उन्होंने एक थाली में फूल रखकर ढेर सारा गुलगुल और लोबान सुलगा दिया। चारों तरफ धुआं फैलने लगा। अब पुनीता को जो कमरे में बंद थी खोला गया। ओझा महाराज के सामने कई लोग उसे पकड़कर बैठ गए। अब अपने को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी और वहीं पास में रखे ओझा महाराज के डंडे को उठाकर उन्हीं की पीठ पर दे मारा। अचानक इस मार से ओझा महाराज बिलबिला उठे। देखा आप लोगों ने, यह कोई छोटा मोटा भूत पिशाच नहीं है। धन्य है महाराज, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अभी यह छत से नीचे कूद रही थी। पुनीता की माँ अंतर्मयी ओझा महाराज पर पूरी तरह से न्यौछावर होती हुई बोली, वही नहीं। इस बात से वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सिर्फ पंडित जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शारदा बाबू की प्रभावित होते हुए बोले, आप सच कह रहे हैं, इसके अंदर हाथी की ही शक्ति आ गई है। मुझे 2 जगह यह दांत भी काट चुकी है। जिस कमरे में यह बंद थी उस कमरे की सारी चीजें को तोड़ फोड़ डाला है। कपड़ा देखिए, इसने दांतों से फाड़ फाड़ कर चिथड़ा कर दिया है। अब तो बेटी की प्राण आप ही बचा सकते हैं महाराज। अपनी मंत्र विद्या से जल्दी ही ब्रह्म पिशाच को अपनी मुट्ठी में कीजिए। कहते कहते शारदा बाबू भी रो पड़े। आप चिंता न कीजिए, अभी मंत्र मारकर मैं इसकी शक्ति अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता हूँ। हाँ, आप लोग इसको संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए चारपाई पर लिटाकर रस्सी से इसके हाथ पैर इतने जकड़े दीजिए कि यह तनिक भी न हिलने डुलने पाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यह 1-2 घायल भी कर देगी। नहीं पुनीता आंखें निकालकर जोर से चीखी, लेकिन तभी ओझा महाराज का इतनी जोर का झापड़ उसके गाल पर पड़ा
कि पांचों उंगलियों के निशान उभर आए। पुनीता चीखती रही, किंतु ओझा महाराज की जादुई गिरफ्त में आने वाले लोग भला अब कहाँ कुछ भी सुन सकते थे। एक लड़की 4 मर्दों से भला कैसे अपनों को छुड़ा पाती। नतीजा यह कि वह चीखती रही और लोग बेरहमी से उसे चारपाई में बांधते रहे। उसके दोनों पैर चारपाई तथा हाथ खिड़की की छड़ से बांध दिए गए। अब ओझा महाराज अपने झोले में से एक दोना निकालकर शारदा बाबू को देते हुए बोले, लीजिए, यही मेरा प्रसाद है। इसमें 5 बतासे हैं। इसे मैं घर से ही अभिमंत्रित करके लाया हूँ। बस यही दवा है। इसमें से 2 अभी, 2 कल, 2 सुबह और 1 परसों सुबह। अब बतासा खिलाकर ओझा महाराज पुनीता पर धीरे धीरे अपना मंत्र पढ़कर फूंक मारने लगे और लोगों ने आश्चर्य से देखा कि ओझा के फूंक मारते ही बस 5 मिनट में पुनीता ने धीरे धीरे चुप होकर अपनी आंखें मूंद कर ली। पुनीता के शांत हो जाने पर ओझा महाराज मुस्कुराए और मूंछों पर ताव देते हुए बोले, देखा आपने, मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया। ब्रह्म पिशाच शांत हो गया, लेकिन कम से कम 3 दिन इसी तरह इसे रखना होगा। मैं घर जाकर 3 दिन 3 रात उपवास रखकर इसकी पूजा करूंगा, तब जाकर इसे उतार पाऊंगा। जरा सी भूल चूक हुई तो यह मेरे ही प्राण हर लेगा।